तो आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और बेटा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्पेशली हम लोग फास्फोराइलेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्पेशली जो आपका रिड्यूसिंग कंपोनेंट NaDH मॉलिक्यूल है, ओके, जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज्ड NAD+, साथ ही ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और प्लस बेटा 2 प्रोटॉन भी रिलीज करता है। ठीक है, तो स्पेशली हमको यहां पर पढ़ना क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि स्पेशली ग्लाइकोलिसिस, ओके, इसके अलावा जो एसिटाइलेशन रिएक्शन पढ़ा था आपने, क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, वहां पर टोटल हमको 4 ATP ही मिलते थे। ठीक है, जबकि हमको स्पेशली ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मॉलिक्यूल मिलते थे, एसिटाइलेशन रिएक्शन में 2 NADH2 मॉलिक्यूल मिलते थे, और स्पेशली जो क्रेब्स साइकिल था वहां पर हमको 6 NADH2 मॉलिक्यूल, 2 FADH2 मॉलिक्यूल और 2 GTP मिलता था। यार सिंपल सा फंडा है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो केवल 4 ATPs के लिए नहीं किया जा रहा है। जो हमें रिड्यूसिंग कंपोनेंट मिल रहे हैं NADH2 मॉलिक्यूल, FADH2 मॉलिक्यूल और GTP, इनको वापस हम ATP में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सा फंडा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि यार अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों ने कहा सर मेरा बर्थडे है, मुझे कुछ गिफ्ट करो। ठीक है, मैंने अपना वॉलेट निकाला, ठीक है, वॉलेट में मेरे केवल 500 रुपीज थे। एक बच्चे को मैंने 500 रुपए दे दिया, दूसरे बच्चे कहा बेटा आप तो पैसे नहीं है, चलो मैं तुमको चेक दे देता हूं, तो मैंने उसको 500 रुपए का चेक दे दिया। अब दोनों बच्चे शॉप पे गए कुछ परचेज करने के लिए। जिस बच्चे के पास फुटकर पैसा था उसने अपनी परचेजिंग कर ली, लेकिन जिसके पास मैंने 500 का चेक दिया था वो परचेजिंग नहीं कर पाया। दुकानदार ने कहा जाओ इसको बैंक में चेंज करा के लाओ। यार यही फंडा है, स्पेशली जो अपने बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस, एसिटाइलेशन रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल में जो भी NADH2 मॉलिक्यूल, FADH2 मॉलिक्यूल, GTPs मिल रहे हैं, एक्चुअल में ये चेक मॉलिक्यूल है। और इन सारे के सारे चेक मॉलिक्यूल को हमको भुनाना है, यानी रेचकारी में कन्वर्ट करना है। बुझ में आ रहा आपको? चलिए, तो अब हम लोग उसी प्रक्रिया को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि स्पेशली जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका M साइट है, यानी ऐसे समझिएगा अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये हो गया C साइट, ये हो गया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस और ये हो गया M साइट। जरा समझिएगा, तो ठीक उसी प्रकार से ये है आपका M साइट। क्या है बेटा? M साइट। और आपको पता है M साइट में ही स्पेशली क्रेब्स साइकिल चला था। ठीक है, ओके, M साइट है, ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया और उसके बीच का ये स्पेस हो गया, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ये है आपका। ठीक है, तो चलिए आपको मैं ये पूरी प्रक्रिया से अवगत कराता हूं। तो बेटा आप जरा समझिएगा, स्पेशली मैंने आपको बताया था कि ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का और ये इनर मेम्ब्रेन है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें 4 प्रकार के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। जो पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वाले को बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। थर्ड को बोलते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, एंड फोर्थ को बोलते हैं बेटा साइटोक्रोम A ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सा फंडा है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, चलिए सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं। स्पेशली जो आपका NADH2 मॉलिक्यूल है, NADH2 मॉलिक्यूल है, वो स्पेशली रिड्यूसिंग कंपोनेंट है, वो रिड्यूसिंग स्टेट में है। ठीक है, और अभी हम लोग उस NADH2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएंगे? NAD+ ऑक्सीडाइज फॉर्म में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2 प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, अभी यहां पर चलिए अब हम लोग थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। यहां पर सपोज दैट एक Na
NaDH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल था, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, जब NaDH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल था और मान लो ये रिड्यूस्ड NaDH2 मॉलिक्यूल किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, NaD प्लस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज हो गया। तो आप समझिएगा NaD प्लस मॉलिक्यूल में जब ये ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, तो इसने क्या रिलीज किया होगा, इसने स्पेशली 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज किया होगा। अब जरा समझिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को स्पेशली फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्पेशली फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लेक्स। ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लेक्स इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है, ठीक है, और रिसीव करके ओके कन्वर्ट हो जाता है FeMnH2 में। अभी मैं डिटेल आपको और भी ज्यादा बताऊंगा, थोड़ा पहले समरी समझ लो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन था उसको फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल ने रिसीव कर लिया, इसके बाद इसको दे दिया आयरन सल्फर प्रोटीन कंपाउंड को, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है इसको ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। देन इस इलेक्ट्रॉन को पा करके जो आयरन सल्फर प्रोटीन था वो स्पेशली फेरिक स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरस स्टेट में, ठीक है, समझिएगा। फेरिक यानी Fe+3 से वो कन्वर्ट हो गया Fe+2, यानी फेरिक से फेरस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। और स्पेशली अब ये इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास है, ठीक है, फेरिक से फेरस के पास है ये इलेक्ट्रॉन है। अगेन इस इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम Q, इसको क्या बोलते हैं, कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स, ये एक मोबाइल स्टेशनरी स्टेज है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, कोएंजाइम Q के पास। दूसरी तरफ जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो सक्सिनेट मॉलिक्यूल है, क्रेब्स साइकिल में आपने पढ़ा था कि सक्सिनेट स्पेशली फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, और जब स्पेशली सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहां भी एक FADH2 मॉलिक्यूल का फायदा होता है, ठीक है, स्पेशली 2 होंगे। तो FADH2 मॉलिक्यूल, एक नहीं स्पेशली 2 मिलते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो ये FADH2 मॉलिक्यूल ये भी क्या होगा, स्पेशली रिड्यूसिंग कंपोनेंट है, रिड्यूसिंग कंपोनेंट है, इसको भी ऑक्सीडाइज किया जाएगा। तो सिंपल सा मेरे बेटा फंडा है, FADH2 मॉलिक्यूल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा FAD+ प्लस 2 हाइड्रोजन यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि आपने वहां पर देखा है, कहां पर, स्पेशली NaDH2 के केसेस में। तो यहां पर FADH2 मॉलिक्यूल वापस अपने इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर प्रोटीन्स को देगा, ठीक है, वापस ये जो इलेक्ट्रॉन है आयरन सल्फर प्रोटीन से कोएंजाइम Q के पास चला जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिएगा, स्पेशली जैसे ही FMN उस इलेक्ट्रॉन को फेरिक स्टेट से फेरस स्टेज में पहुंचाएगा, ठीक है, जरा समझिएगा होगा क्या, यहीं पर ये जो आप पहला कॉम्प्लेक्स देख रहे हो जिसको बोलते हैं NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्या करता है ये NaDH2 को क्या है स्पेशली ऑक्सीडाइज करता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो बेटा जरा ध्यान देना, यहां पर जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, चलिए यहां पर स्पेशली जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है उस हाइड्रोजन को स्पेशली ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है ना NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इस हाइड्रोजन को, ठीक है ना, कहां पहुंचा देगा, इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पहुंचा देगा। यानी अब ये हाइड्रोजन यहां से, ठीक है, यहां मतलब M साइट से, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से कहां पहुंच चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो हाइड्रोजन अब इस जगह पे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ देखिएगा, ये जो कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स था, ठीक है ना, स्पेशली अब इसने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, हमारा स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम C के पास जाएगा। साइटोक्रोम C इस इलेक्ट्रॉन को वापस किसको दे देगा, आयरन सल्फर प्रोटीन्स को, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस को वापस, ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B को दे देगा, ठीक है बेटा, किसको दे देगा, साइटोक्रोम B को वापस। ये जो साइटोक्रोम B का जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, इसको रिसीव कर लेगा हमारा जो मोबाइल एलिमेंट है साइटोक्रोम C। कौन इसको रिसीव कर लेगा बेटा, स्पेशली हमारा साइटोक्रोम C। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साइटोक्रोम C के पास जो इलेक्ट्रॉन था अब वो उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा स्पेशली
कंपोनेंट होते हैं ए टाइप, कॉपर कंपोनेंट ए टाइप से होता हुआ ये साइटोक्रोम ए के पास पहुंचेगा वो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। किसके पास पहुंचेगा? साइटोक्रोम ए के पास, फिर साइटोक्रोम ए से किसके पास पहुंचेगा? साइटोक्रोम A3 के पास। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 से आयरन सल्फर प्रोटीन से साइटोक्रोम B में पहुंचा है, तुरंत यहां भी एक काम क्या होगा, ये एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करते हैं। यहां पर फिर हाइड्रोजन आयन को पंप करके कहां भेज दिया जाता है? हाइड्रोजन आयन को पंप करके एम साइट यानी मैट्रिक्स से आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज दिया जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ का भी यही काम होगा। ये भी हाइड्रोजन आयन को पंप कर कर बेटा कहां भेज देगा? स्पेशली मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज देगा। चलिए एक बात मैं आपको बताऊं, सिंपल बेटा फंडा है। आप बताओ मैट्रिक्स में जो भी हाइड्रोजन्स थे, भाई फिगर के द्वारा समझना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? एम साइट यानी मैट्रिक्स है। यानी यहां पर जो भी हाइड्रोजन थे वो यहां से कहां चला गया है? इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चला गया है। तो सिंपल सा यार फंडा है कि यहां पर, ठीक है ना, पीएच ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। पीएच ग्रेडियंट का मतलब समझ सकते हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपका क्या थे? हाइड्रोजन आयंस थे, वो इस मैट्रिक्स से चला गया है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। अच्छा बेटा यार बात बताओ कि सारा का सारा मैट्रिक्स से जो भी हाइड्रोजन था, जब वो चला गया कहां पर? आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, तो आप समझ सकते हो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी आप कह सकते हो कि यहां पर इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो गया है कंपेयर टू मैट्रिक्स के। यानी यहां पर आप कह सकते हो कि एक आयन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, एक पीएच ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। यानी यहां का पीएच जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, यहां का पीएच कम हो गया है, यानी ये एसिडिक हो गया है, और मैट्रिक्स का पीएच क्या है? अभी भी बेसिक है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ है, इन तीनों का काम क्या है? ये हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से पंप करके कहां भेज रहे हैं? स्पेशली इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज रहे हैं। अब बेटा जरा ध्यान देना, जो स्पेशली साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, तीनों का मैं आपको एक बार फिर से नाम बता दूं, ये NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, ये स्पेशली आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, ये आपका साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, और ये आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा सब में आप एक बात ध्यान देना कि जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, आप समझ सकते हो कि ये जो पहला कॉम्प्लेक्स था ये हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में था, पहला कॉम्प्लेक्स हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में था, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। यानी आपको मैं यहां पर बता दूं कि स्पेशली यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया है, समझिएगा जरा, यहां पर जो साइटोक्रोम A3 को इलेक्ट्रॉन मिला है, ये करता क्या है? फिर से समझिएगा, ये करता क्या है कि स्पेशली ये हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 प्रोटॉन, समझिएगा यहां ये टर्मिनल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर साइटोक्रोम A3 के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको इसने क्या किया है? ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन के साथ ले करके किसमें कन्वर्ट कर दिया है? इसको इसने कन्वर्ट कर दिया है पानी में। एक बात बताओ, आप लोग पढ़ते हो एरोबिक रेस्पिरेशन, कहते हो ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन, यानी पूरे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, ठीक है ना, इसके अलावा एसिटाइलेशन रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में। एक बात बताइए, कहीं भी ऑक्सीजन का यूज हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है यार, कहीं भी ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ। वो ऑक्सीजन का यूज हम यहां पढ़ रहे हैं। यानी हम जो कहते हैं ना कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमको जीवन देने वाला है, उसका रिजल्ट तुमको यहीं पे दिख रहा है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, ठीक है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन यहां से चलता हुआ इन सारे कॉम्प्लेक्सेस से होता हुआ आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को हाफ ऑक्सीजन लेकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पानी के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप कह सकते हो कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिड्यूस्ड फॉर्म में था, अब वो धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और ये ऑक्सीडाइज्ड जो प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको वापस पानी में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेटा ये एक सिंपल सा फंडा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
अभी मैंने आपको स्पेशली बताया कि मैट्रिक्स साइज का जितना भी हाइड्रोजन आयन था उसको आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज दिया गया। लेकिन आप बताओ ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो डिस्टरबेंस है, यानी कि ये पीएच ग्रेडियंट जो बना हुआ है, या हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बना हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन आयन कम है, ये बहुत ज्यादा वक्त तक रहता नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये है आपका F0 F1 पार्टिकल। बेटा इसको जब आप माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हो तो हनुमान जी की गदा की तरह बनाते हो, ऐसे क्रिस्टी पर आप हनुमान जी की गदा की तरह स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो हनुमान जी की गदा में ये जो हैंडल वाला हिस्सा है ये F0 पार्टिकल है और ये F1 पार्टिकल है। तो ये जो F0 F1 पार्टिकल है ये एटीपी सिंथेज नाम की एक्टिविटी या एंजाइम्स अपने पास रखता है। एटीपी सिंथेज एंजाइम को अपने पास रखता है। तो जरा समझिएगा, ये एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है और जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन को बाहर की तरफ पुश करता है, उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी के यूज से ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी से जोड़ करके क्या बनाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यानी आप समझ सकते हो एक NADH2 मॉलिक्यूल से स्पेशली आपके 3 एटीपीज यहां पर बनेंगे। कैसे बनेंगे डिटेल मैं अभी नीचे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन पंप या F1 F0 पंप या एटीपी सिंथेटेज क्या करता है, इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से हाइड्रोजन को बहुत तेजी से क्या कर सकता है, बाहर की तरफ निकालता है, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन को बाहर की तरफ निकालता है, ठीक है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी के यूज से एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक बहुत शानदार सा मैं तुम लोग को बेटा एग्जांपल बताऊं, वो एग्जांपल आपका मैं दे सकता हूं कि मान लो स्पेशली ये आपका क्या करते हो, ये आपका एक बांध है, क्या है, बांध या डैम है, ठीक है। तो डैम में क्या करते हो, पानी को कलेक्ट करते हो, ये वाटर है आपका। डैम में क्या करते हो बेटा, स्पेशली वाटर को कलेक्ट करते हो। वाटर को क्या करते हो बेटा, वाटर को कलेक्ट करते हो। और वाटर को कलेक्ट करने के बाद वाटर की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उस पोटेंशियल एनर्जी से हम इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर जो टरबाइन होता है, ठीक है ना, तो जब वाटर उससे होके गुजरता है तो टरबाइन तेजी से घूमता है, और जब टरबाइन तेजी से घूमता है तो क्या जनरेट होता है, बिजली बनती है, और उस बिजली का हम यूज करते हैं। आप बताओ टरबाइन को घुमाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं। वाटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसको इकट्ठा करके बहुत तेजी से फ्लो के साथ गुजार रहे हैं, तो आपका टरबाइन घूम रहा है। टरबाइन घूम रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी का एक तरह से आप बिजली का नाम जानते हो, सिंपल वही है। आप बताओ टरबाइन को घुमाने के लिए हम पानी के पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन आयन एक पानी की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन एक पानी की तरह काम कर रहा है, और जब हाइड्रोजन आयन तेजी से यहां से गुजारा जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन के पास इस एटीपी सिंथेटेज क्या कर रहा है, इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी का यूज क्या कर रहा है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके बेटा क्या बना दे रहा है, स्पेशली एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। अब बेटा इसी प्रक्रिया को मैं थोड़ा सा डिटेल करता हूं, स्ट्रक्चर वही है, थोड़ा सा मैं डिटेलिंग कर रहा हूं। आप बताइए यहां पर क्या हुआ था, यहां पर स्पेशली दो NADH2 मॉलिक्यूल था, वो किस में कन्वर्ट हुआ है, Na+ में कन्वर्ट हुआ है। प्लस क्या रिलीज हुआ था, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे। तो बेटा जरा ध्यान देना, स्पेशली यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उस इलेक्ट्रॉन को ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से रिसीव कर लेता है। और आप बताओ स्पेशली क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया और प्लस हाइड्रोजन आयन को भी रिसीव कर लिया, तो होगा यूं कि स्पेशली FMN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH2 में कन्वर्ट हो जा रहा है इस हाइड्रोजन को लेकर के। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये जो FMN मॉलिक्यूल या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है FMNH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही स्पेशली ये FMNH2 वापस जो है क्या होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में यानी कि FMN में कन्वर्ट होगा, ओके। ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा स्पेशली किसको, फेरिक कंडीशन को, ये आयरन है, ठीक है ना, स्पेशली तो फेरिक कंडीशन से ये फेरस कंडीशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जब फेरिक से ये फेरस कंडीशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है बेटा, तो स्पेशली क्या है, फिर ये इलेक्ट्रॉन स्पेशली कौन ले लेगा, यूबी क्यूनोन ले लेगा। कौन ले लेगा, स्पेशली यूबी
क्यूनोन ले लेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यूबी क्यूनोन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, अभी जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये जो फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड है ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, FMnH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये FMnH2 में कन्वर्ट हुआ, फिर जब FMnH2 वापस जो है फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है तो अपने हाइड्रोजन आयन को किसमें पंप कर देता है, स्पेशली इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप कर देता है। फिर से समझिए, जब FMn मॉलिक्यूल यानी फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को लेता है। ठीक है, तो स्पेशली क्या है, जब ये FMn से FMnH2 में कन्वर्ट होता है, ओके, और जब ये FMnH2 से FMn में वापस कन्वर्ट होता है तो FMnH2 FMn में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसने हाइड्रोजन को पंप करके कहां भेज दिया, मेन साइड से सी साइड में, यानी मैट्रिक्स से इसने इस हाइड्रोजन को कहां भेज दिया, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज दिया। और सिंपली समझिएगा, जब ये स्पेशली FMnH2 से FMn में कन्वर्ट होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स था वो स्पेशली फेरिक कंडीशन में था, फेरिक कंडीशन से ये किसमें कन्वर्ट हुआ, फेरस कंडीशन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, फेरस कंडीशन में कन्वर्ट होने के बाद फिर इस इलेक्ट्रॉन को वापस, समझिएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को वापस यूबी क्यूनोन ले लेगा। कौन ले लेगा, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को यूबी क्यूनोन ले लेगा। ठीक है, और जरा समझिएगा, यूबी क्यूनोन ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, वापस स्पेशली यूबी क्यूनोन कन्वर्ट हो जाएगा यूबी क्यूनोन H2 में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेशली ये कन्वर्ट हो जाएगा यूबी क्यूनोन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वापस क्या करेगा, ये वापस फिर हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, जरा समझिएगा, तो जैसे ही ये यूबी क्यूनोन H2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो वापस ये यूबी क्यूनोन H2, ठीक है, वापस जब यूबी क्यूनोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो वापस ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, फेरिक से फेरस वाले कंडीशन को। एक चीज और मैं आपको बता दूं, स्पेशली यहीं पर आपके प्रोटॉन पंप भी पाए जाते हैं। एक प्रोटॉन पंप आपका यहाँ है, दूसरा प्रोटॉन पंप आपका यहाँ है, वही वाला एटीपी सिंथेटेज वाला। यानी आप समझ सकते हो, जब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है, तो इस हाइड्रोजन आयन को क्या किया जाता है, यहां से बाहर कर दिया जाता है। इस हाइड्रोजन को स्पेशली क्या किया जाता है बेटा, इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से जो प्रोटॉन पंप है इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये बाहर कर देगा, और आप समझ सकते हो यहां पर एक एटीपी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब यूबी क्यूनोन H2 में क्या होता है, स्पेशली कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये कहां का हाइड्रोजन ले रहा है, स्पेशली अपने इस साइड का हाइड्रोजन ले रहा है। ओके, फिर ये यूबी क्यूनोन H2 यूबी क्यूनोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और उसी बीच यहां पर जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, फिर ये पंप एक बार काम करता है और इस हाइड्रोजन आयन को बाहर करता है और एक एटीपी का और फॉर्मेशन करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जो यूबी क्यूनोन H2 था ये यूबी क्यूनोन में कन्वर्ट होता है, तो आप बताइए स्पेशली क्या था, ये यूबी क्यूनोन H2 यूबी क्यूनोन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन आयन को वापस इस यहां से इसको यहां भेज देगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन आयन को इस पंप के द्वारा वापस बाहर कर दिया जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे उस इलेक्ट्रॉन को फेरिक कंडीशन से किसमें कन्वर्ट किया गया, फेरस कंडीशन में, ये साइटोक्रोम बी है। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन यूबी क्यूनोन से किसके पास चला गया, आप समझ सकते हो, यूबी क्यूनोन ये है, साइटोक्रोम ये है, तो ये अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास चला गया। साइटोक्रोम बी में भी फिर दो स्टेजेस आते हैं, फेरिक स्टेज और फेरस स्टेज। तो फेरिक से ये फेरस स्टेज में कन्वर्ट होता है, और फिर आप समझिएगा जब फेरिक से ये फेरक स्टेज में कन्वर्ट होगा तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाएगा किसको, आयरन सल्फाइड को। आयरन सल्फाइड फिर क्या है, फेरिक स्टेज से फेरस स्टेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फेरिक स्टेज से फेरस स्टेज में जब ये कन्वर्ट होगा तो वापस ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, यूबी क्यूनोन को। अभी क्या होगा, यूबी क्यूनोन इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा यूबी क्यूनोन H2 में। किसमें कन्वर्ट होगा, यूबी क्यूनोन H2 में। ठीक है, और साथ ही साथ जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये यूबी क्यूनोन H2 में स्पेशली कन्वर्ट होगा, इसी के जस्ट बगल में यूबी क्यूनोन H2 में कन्वर्ट हुआ, फिर यूबी क्यूनोन H2 जैसे ही यूबी क्यूनोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन को अंदर पंप कर दिया जाएगा। अब इसी के जस्ट बगल में फिर एक एटीपी सिंथेटेज पंप है,
यानी पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। ये फिर क्या करेगा, धक्के के साथ इस हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा बेटा, बाहर कर देगा। और जैसे ही धक्के के साथ इस हाइड्रोजन आयन को बाहर किया जाएगा, एक एटीपी का हमको क्या मिलेगा, स्पेशली एक एटीपी का हमको फायदा मिलेगा। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, अभी यहां पर तीसरा एटीपी हमारा बन चुका है। आप देख सकते हो एक NADH2 मॉलिक्यूल से 1 2 3 एटीपी का हमको स्पेशली फायदा मिल चुका है। अभी क्या होगा, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन H2 के पास था, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला आया, वो इलेक्ट्रॉन आपका चला आया साइटोक्रोम C1 के पास। ठीक है, साइटोक्रोम C1 के पास आया, फिर वही प्रक्रिया होगी, फेरिक स्टेज से ये फेरस स्टेज में कन्वर्ट होगा, और फेरस स्टेज से जैसे ही फेरिक स्टेज में कन्वर्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C में भी वही प्रक्रिया होगी, स्पेशली क्या है, ये फेरिक स्टेज से फेरस स्टेज में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और फेरस से जैसे ही फेरिक में कन्वर्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन अब साइटोक्रोम A को मिल जाएगा। अभी बेटा क्या है कि साइटोक्रोम A फिर फेरिक स्टेज से फेरक स्टेज में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और फेरस से जैसे ही फेरिक स्टेज में कन्वर्ट होगा, स्पेशली यहां से बेटा ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, साइटोक्रोम A3 के पास। और बेटा याद रखना, साइटोक्रोम A3 टर्मिनल रिएक्शन कराता है, यानी यहीं पर इस इलेक्ट्रॉन का अंत होने वाला है। अंत बोले तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पर रिड्यूसिंग फॉर्म में था, और साइटोक्रोम A3 तक पहुंचते पहुंचते वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में चला जाएगा। अब बेटा जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में पहुंचने वाला है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अब साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास पहुंच गया। अब बेटा जरा ध्यान देना, साइटोक्रोम A3 क्या करता है, तो स्पेशली साइटोक्रोम A3 करेगा क्या, हाफ O2 को ले करके, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था और जो प्रोटॉन था, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और हाफ O2 मिलके क्या बनाया जाएगा, वाटर बन जाएगा। बात मेरी समझ में आई। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये। चलिए एक बात मैं और आपको बताऊं, स्पेशली जो NADH2 मॉलिक्यूल है उससे आपको 3 एटीपी मिल रहे हैं, एक ए साइड, एक यहां और एक यहां पर। एक NADH2 मॉलिक्यूल से आपको 3 एटीपी मिल रहे हैं। लेकिन अगर FADH2 मॉलिक्यूल को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए, ठीक है, तो उससे हमको 2 ही एटीपी मिलते हैं, ठीक है। और 2 एटीपी क्यों मिलते हैं उसका भी रीजन जान लीजिएगा, क्योंकि जो FADH2 मॉलिक्यूल होता है वो यहां से एंट्री ना करके, FMnH2 मॉलिक्यूल यहां से एंट्री ना करके, जो ये जो FADH2 मॉलिक्यूल है वो यहां से एंट्री करता है, FADH2 मॉलिक्यूल। तो FADH2 मॉलिक्यूल FAD में कन्वर्ट होगा, वापस जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो यूबिक्विनोन के द्वारा लिया जाएगा, यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोन H2 में कन्वर्ट होगा। यूबिक्विनोन H2 क्या है, हाइड्रोजन को अंदर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B को दे देगा। तो याद रखिएगा हमेशा, स्पेशली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो NADH2 मॉलिक्यूल है उसका प्रवेश यहां से हुआ है, ठीक है ना, उसका पोटेंशियल यहां से मैच कर रहा था, ठीक है, और जो FADH2 मॉलिक्यूल है वो यहां से एंट्री कर रहा है, उसका पोटेंशियल यहां से मैच करता है। बात फिर समझ में आ रही है। इसीलिए FADH2 मॉलिक्यूल से आप देख सकते हो 1 और 2 एटीपी मिलेंगे, जबकि NADH2 मॉलिक्यूल से बेटा आपको 3 एटीपी मिलेंगे, 1 2 और 3। चलिए एक समरी फॉर्म में मैं आपको स्पेशली बता दूं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। स्पेशली ये जो FMnH2 मॉलिक्यूल था, ये है हमारा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो क्यूनोन, कोएंजाइम Q, ये है आपका कोएंजाइम Q, ठीक है। इसके बाद ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ठीक है ना, साइटोक्रोम B, C1 और S, ये आपका बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली 3, ओके। इसके बाद फिर क्या है, यूबिक्विनोन H2 है, ओके। इसके बाद क्या है, साइटोक्रोम C1, ओके, साइटोक्रोम C, ओके, ये है हमारा स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर 3, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4, यानी कि साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। तो बेटा एक बार जरा ध्यान से वापस समझना, FMnH2 और FeS आयरन सल्फाइड प्रोटीन, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ठीक है। ये वाला पार्ट ये है, कोएंजाइम Q वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा,
स्पेशली ये साइटोक्रोम बी और ये आयरन सल्फर प्रोटीन वो ये है, ठीक है। इसके बाद यूबी क्यूनोन आ रहा है, ओके। इसके बाद आप देख सकते हो साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, ठीक है। साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C और FeS, ठीक है ना। ये स्पेशली क्या है, वो स्पेशली ये है कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट है। और चौथा कंपोनेंट आप देख सकते हो साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम 3। बड़ा सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रॉन जो भी मिलता है वो FMN से FMNH2 के द्वारा रिसीव किया जाता है, ठीक है। FMN जब FMNH2 में कन्वर्ट होता है, FMNH2 वापस FMN में ऑक्सीडाइज होता है, तो ये अपने हाइड्रोजन को अंदर भेज देता है, इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता है। इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन द्वारा रिसीव किया जाता है, फिर इससे फेरक स्टेज में जाता है, ठीक है। और वापस क्या होता है, वापस ये अपने इलेक्ट्रॉन को यूबी क्यूनोन को दे देता है। बीच में स्पेशली आपका ये एटीपी सिंथेटेज पंप है, जो इंटरसेलुलर स्पेस में, सॉरी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जो भी हाइड्रोजन पाया जाएगा उसको यहां से पंप करके ये मैट्रिक्स में भेज देगा। वापस यूबी क्यूनोन H2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यूबी क्यूनोन H2 जैसे ही यूबी क्यूनोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन को अंदर की तरफ पंप कर देगा, ओके। और यहां पर इस हाइड्रोजन को वापस एटीपी सिंथेटेज नाम का दूसरा जो पंप है इसको बाहर कर देगा। फिर यूबी क्यूनोन H2 जैसे ही यूबी क्यूनोन में कन्वर्ट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी लेता है। साइटोक्रोम बी, ठीक है ना, फेरिक से फेरस स्टेज में कन्वर्ट होता है और वापस ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसको दे देता है, स्पेशली आयरन सल्फर प्रोटीन्स को। आयरन सल्फर प्रोटीन फेरिक से फेरस स्टेज में जाता है, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन को यूबी क्यूनोन को देता है। यूबी क्यूनोन वापस यूबी क्यूनोन H2 में, और यूबी क्यूनोन H2 वापस जब यूबी क्यूनोन में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन को अंदर फेंकता है फिर, ठीक है। और जैसे ही इस हाइड्रोजन को अंदर फेंकता है, एटीपी सिंथेटेज नाम का पंप उस हाइड्रोजन को बाहर करता है और हमारा तीसरे एटीपी का फायदा होता है। वापस आप समझ सकते हो कि यूबी क्यूनोन जब H2 जो है यूबी क्यूनोन में कन्वर्ट होता है तो जो इलेक्ट्रॉन था उसको साइटोक्रोम C1 ले लेता है, ठीक है। और ये फेरिक से फेरस स्टेज में जाता है। फिर जब ये फेरस से फेरिक स्टेज में जैसे ही कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम C लेता है। फिर ये फेरिक से फेरस स्टेज में कन्वर्ट होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A लेता है। फिर ये फेरिक से फेरस स्टेज में कन्वर्ट होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, साइटोक्रोम A3 लेगा। अब आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है साइटोक्रोम A3 के पास, ठीक है। और उसके पास हाफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला करके वो वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। एक प्रकार से बेटा ये एक टर्मिनल रिएक्शन है। क्या है, टर्मिनल रिएक्शन है।